सोचा था कि क्या इंडिया को ये लोग जानेंगे, लेकिन इंडिया को इतना पहचान करा दिया है हमारे माननीय मोदी जी ने कि अब आपको चारों तरफ माने हर तरफ लगता है कि हमारा भारत बिखरा पड़ा, इधर भी है इधर भी है, सब जगह हमारा इंडिया इज ग्रेट, इंडिया ही महान है, भारत से ही उम्मीदें हैं, भारत ही कर सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं संजीव चौहान के साथ अमर मंत्र खबर। आज हमारे चैनल पर पहली बार आई हैं बीजेपी पार्टी की वरिष्ठ नेत्री और बाल अधिकार संरक्षक आयोग की पूर्व सदस्य है। इसके साथ साथ आप हैं सुप्रीम कोर्ट की प्रवक्ता श्रीमती संध्या बजाज। आइए जानते हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार हरीश चावला बीजेपी पार्टी की वरिष्ठ नेत्री से कैसे कैसे सवाल करते हैं और किस प्रकार से संध्या बजाज जी अपने सवालों का जवाब देती हैं। देखते रहे संजीव चौहान के साथ अमर मंत्र खबर। आइए जानते हैं वरिष्ठ पत्रकार हरीश चावला की रिपोर्ट। शुक्रिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरीश चावला और आप देख रहे हैं 7/11 और अमर मंथन न्यूज। इस समय हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जुड़ी हुई है, शायद आप उन्हें जानते हैं, बाय नेम जानते हैं, और राजनीति से उनका बहुत गहरा पुराना नाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, उन्होंने भजनलाल सरकार का कार्यकाल देखा और अब मनोहर लाल सरकार में वो भाजपा की वरिष्ठ नेत्री हैं और सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता है। और साथ ही साथ आपको बता दो कि उनके पति श्री बजाज साहब वो भी सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं। और सबसे बड़ी उसमें बात ये जो इमेजिन करती है कि श्रीमती संध्या बजाज जी से आपको रूबरू कराने जा रहा हूं, और एक प्रखर वक्ता है और भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता भी रही हैं। और सबसे पहले आपको जानकारी दूंगा कि वो हरियाणा हाउसिंग बोर्ड की निदेशक यानी कि डायरेक्टर पद पर कार्यरत रही हैं। उसके बाद जब भजनलाल की सरकार आई तो भजनलाल ने बतौर मुख्यमंत्री रहते उन्हें पानीपत हैंडलूम का जो चेयरमैन बनाया। फिर उसके बाद सेंटर ऑफ गवर्नमेंट ने यानी कि भारत की सरकार ने श्रीमती संध्या बजाज को राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग का सदस्य बनाया, जिसमें 15 राज्य उनके अधीन थे। एक बार किसी बच्चे के मामले को लेकर वह हरियाणा के जिला करनाल में आई थी, तब उन्होंने यहाँ के तत्कालीन डीसी और एसपी की जबरदस्त क्लास भी लगाई थी। तो सबसे पहले हम स्वागत करेंगे श्रीमती संध्या बजाज जी का, जो आज हमारे साथ कुछ सवालों का जवाब देने के लिए विशेष तौर पर जो है तरावड़ी में आई हैं। उनका आपका संध्या बजाज जी बहुत बहुत स्वागत है 7/11 न्यूज और अमर मंथन खबर पर। सबसे पहला सवाल आपसे ये कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कल ऑस्ट्रेलिया में थे और पूरा ऑस्ट्रेलिया मोदीमय हो गया और 20,000 की कैपेसिटी वाला स्टेडियम जो है वो खचाखच भर गया। और खास तौर पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने उन्हें बिग बॉस का एक किस्म से यस बॉस एक बहुत बड़ी उपाधि है। तो क्या मानती हैं आप भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस ऑस्ट्रेलिया यात्रा को लेके क्या कहना आपका? जी नमस्कार, यही कहूंगी हरीश जी कि बहुत ही जिसको कहते हैं एक खूबसूरत यात्रा, एक ऐसी यात्रा जिसमें आपको कदम कदम पे इस तरीके का माने सम्मान मिला है। ऐसा लगता है कि पूरे भारत हर भारतवासी का इतना बड़ा सम्मान हो रहा है। देखिए ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर का ओपनली कहना, वैसे तो सारे ही तारीफ करते हैं उनकी जब भी मिलते हैं, ऑस्ट्रेलिया के हों या जैसे पहले उसमें गए दूसरी 4 कंट्रीज में, तो सब तारीफ करते हैं कि मोदी जी यू आर द लीडर, यू आर द वर्ल्ड लीडर। बट ऑन रिकॉर्ड कोई ये कहना कि आप हमारे बॉस है, बिग बॉस है, मैं कहती हूँ इससे बड़ी अचीवमेंट क्या होती है। कितनी बड़ी तारीफ है और सच बोला है उन्होंने कि क्योंकि माननीय मोदी जी को, हमारे नरेंद्र भाई मोदी को हर एक की चिंता है। जैसा कि नारा भी है सबका साथ सबका विकास, लेकिन लोग सोचते हैं भारत का विकास नहीं, पूरे विश्व का विकास। वो विश्व गुरु बना रहे हैं भारत को और खुद विश्व लीडर बन रहे हैं, क्योंकि विश्व में उनकी पहचान बन रही है और शुरू से बनी है। पहले दिन से लोगों को बड़ी भारी उम्मीदें हुई, जब से इन्होंने शपथ 14 में भी लिया था जब, और 19 में भी लिया, तो सबको मतलब बढ़ता गया। जैसे हम लोग कहते हैं दिनों दिन रात चौगनी कर आप उन्नति करें, भारत दिनों दिन और रात चौगनी उन्नति करता रहा है और आज उस मुकाम पे पहुंचा हुआ है कि कंट्रीज जो हैं वो
माने जो भी उनके शासन अध्यक्ष हैं, राष्ट्र अध्यक्ष हैं, वो पल पावड़े बिछाते हैं, खुश होते हैं, उनको लगता है कि उन्हें मन मांगी मुराद मिल गई है। अब मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करना चाहूंगी कि बहुत से भारतीय वहां रहते हैं, हमारे रिश्तेदार भी रहते हैं। बहुत मुझे बड़ी खुशी है इस बात की, और वो भी बता रहे थे और हमने देखा भी सही टीवी के माध्यम से कि सारा खचाखच भर गया है स्टेडियम, और लोगों में इतना उत्साह है, हमारे मोदी जी आ रहे हैं, हमारे मोदी जी आ रहे हैं। माने ये उनको नहीं कि क्या हमारे मोदी हैं। भारत का व्यक्ति पूरे विश्व में कहीं भी रहता है, वहां रह के वो सिर्फ ये कहता है मेरा भारत, मेरा मोदी, मेरा ही सब कुछ। माने वो खुद को इतना जोड़ के अभिभूत होता है, इतना अधिक उनके अंदर भावनाएं हो जाती हैं, ऐसा पैदा होता है कि जिसमें सब कुछ मिल गया। माने वो ताकतवर हो जाते हैं जब जब विजिट करते हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी। जिस कंट्री में जाएं, किसी भी देश में, वहां के व्यक्ति हमें बताते हैं, वहां के बाशिंदे, वहां के रहने वाले लोग, वो कहते हैं कि आज हमारे लिए त्योहार का दिन है। आज हमें लगता है कि ये हमारे लिए रियल फेस्टिवल है, हमारा प्रधानमंत्री यहाँ आ रहा है और यहाँ का प्रधानमंत्री उनको कितने अच्छे तरीके से उनका स्वागत कर रहा है। पहले की बात अगर हम 14 से पहले का सोचेंगे ना, तो हमें महसूस होगा कि कोई विश्व में ऐसा कोई देश नहीं था जो बड़ा खुश होता हो हमारे किसी के भी यहाँ जाने से। आज हर नागरिक को कहते अच्छा आप भारत से हो, वाह क्या बात है। माने हर नागरिक का इतना इज्जत बनी है। पहले हर नागरिक जो भी जाता था यूं सोचता था कि क्या इंडिया को ये लोग जानेंगे, लेकिन इंडिया को इतना पहचान करा दिया है हमारे माननीय मोदी जी ने कि अब आपको चारों तरफ, माने हर तरफ लगता है कि हमारा भारत बिखरा पड़ा, इधर भी है, इधर भी है, सब जगह हमारा इंडिया इज ग्रेट, इंडिया ही महान है, भारत से ही उम्मीदें हैं, भारत ही कर सकता है, मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। ये सारे नारे, ये सब में से नारे नहीं है, ये दिलों से लोगों के उद्गार हैं, दिलों से बनाए हैं लोगों ने कि देखिए मोदी साहब हैं तो सब ठीक रहेगा, बढ़िया ही रहेगा। और जहां जाते हैं, जहां जहां पे भी उनका कदम पड़ता है, लोग खुशियों की बौछार करते हैं और उन्हें ये खुशी बरसों बरस रहती है। ये नहीं कि 2 दिन 4 दिन में वो चली जाएगी, बाद में भी कोई उन्हें मिलेगा तो वो कहेंगे जी अरे हम वहीं थे। अब हमारी सभी जो पहचान के लोग हैं उनको बड़ा गर्व है कि हमारे होते हुए हम वहां थे, तब प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी आए। हमने भी देखा उनको, हमने चाहे दूर से देखा, करीब से देखा, लेकिन देखा, और हमारे अंदर एक बहुत बड़ा उत्साह था। वो उत्साह जो ये बनाते हैं बाहर जाके विश्व में, वो हमारे यहाँ इंडिया में बैठे लोगों को भी उत्साहित कर देता है। वो कहता है कमाल है, अब भारत का इतना नाम हो रहा है, हम तो बहुत गर्व से जो है वो फले फूले जा रहे हैं। तो बहुत ही मजा आता है, अच्छा लगता है। मैं तो शुभकामनाएं देना चाहूंगी कि वो इस तरीके से पूरे विश्व में जाते रहे, उनका मनोबल बढ़ाते रहे। मनोबल गिरा रहता था, उनको लगता था नहीं हम कोई बहुत बड़ी कंट्री के लोग नहीं है और यहाँ आए हैं, कमाने आए हैं, कुछ बचाएंगे देश का, वो करेंगे भला। लेकिन तब तक वो सिर्फ एक ही तरफ ध्यान देते थे वहां के सिटीजन। लेकिन अब वो ध्यान देते हैं और बड़े गर्व से कहते हैं देखिए हम इंडिया से हैं, भारत से हैं, भारत जो सबके काम आता है, कोरोना काल हो या वैसा कोई काल हो, सिंपल कोई बात हो, हर जगह मदद 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 करना जो हमारी पुरानी परंपरा है, विरासत है, उसको लेके कि देखिए पड़ोसी की, लोगों की, सबकी मदद करिए आप। विदेश में हम जाते हैं तो वहां पे कुछ लेने नहीं, कुछ देने जाते हैं। माने एक संस्कारों की भी हम लोग मोदी जी जो हैं वो वहां पे बरसात करते हैं कि ये है हमारे देश का संस्कार, और बरसात करते हैं और भी सभी सुविधाओं की कि मेरे लोगों को कोई परेशानी कि विदेशों के अंदर भारत की छवि में बड़ा निखार आया है जी। लेकिन अब ये भी कहा जा रहा है कि भारत जो है विश्व की 5वीं अर्थशक्ति बनने जा रहा है, मतलब बन गया है, या मान लीजिए जिस तरह से कहा जा रहा है, बताया जा रहा है। लेकिन जब हम अपने देश की बात करते हैं तो उसमें 2 मुद्दे जो आम जनता से जुड़े हैं, वो एक आता है बेरोजगारी का, दूसरा आता है महंगाई का। जब ये 2 मुद्दे आते हैं तो हमें इस बात पे थोड़ा क्वेश्चन मार्क लगता है कि क्या हम वाकई में विश्व की 5वीं अर्थशक्ति बनने जा रहे हैं या हम विकासशील देश की श्रेणी में जा रहे हैं। आपको क्या लगता है? देखिए न्यू गिनी के तो जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने तो पांव छुए हैं। हमारे यहाँ पांव किसके छुए जाते हैं? जो हमारे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, जिनसे हमें आशीर्वाद मिलता है, उनके आशीर्वाद से हम फलते फूलते हैं। इंसान उसी के पैर छूता है, सबके पैर नहीं छूता है। उन्होंने पैर छुआ तो उन्होंने ये बताया कि आपका भारत जो है वो बहुत ही महान है, बहुत ही उसमें विद्वान लोग रहते हैं, आप मेरे विद्वान हैं, मुझे आप आशीर्वाद दीजिए। मैंने वो आशीर्वाद उन्होंने मांगा। तो मैं कैसे कह सकती हूँ या कोई कैसे सोच सकता है कि हमारा भारत
पांचवी जो है महाशक्ति नहीं बनेगा। मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। माने उन्होंने कहा है और उन्होंने इस तरीके की इकोनॉमी को गति देने की पूरी कोशिश भी करी है, हर तरीके से, पूरी किसानों की हो, जवानों की हो, हर एक को सुविधा दी है। तो ये पैसा जो है इसी के लिए मद्देनजर तो ये सब कुछ चल रहा है कि हमारे देश में पूरा पैसा हो, इतनी ज्यादा हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी हो, हम किसी के आगे नहीं बल्कि हाथ फैलाएं, बल्कि हम लोगों की मदद कर सकें। मदद कौन करता है? लेकिन महंगाई बढ़ गई। मदद कौन करता है? देखिए, आप बाकी पूरे विश्व की महंगाई देखोगे ना अगर, तो मानो उसके आगे कुछ भी नहीं है। हमारे बच्चे भी बाहर भी जाते रहते हैं और हमारे लोग भी रहते हैं बहुत, वो लोग हमें कहते हैं कि यहाँ बहुत महंगाई है, पूछो मत, ये देश बहुत महंगा है। कमाई तो है मगर महंगाई भी बहुत है, बेहद। और सुविधा तो है, सफाई है और बड़ी सारी चीजें हैं। तारीफ करते हैं कि बहुत तारीफ है जी, स्विट्जरलैंड गए हुए थे तो बड़ी जी, बस पूछो मत कितनी ज्यादा खूबसूरती है, सफाई है। लेकिन एक बात है, यहाँ पे महंगाई बहुत है, मतलब आप सोच नहीं सकते हो इतनी महंगाई है। आपको बहुत बहुत सारे डॉलर पाउंड लेके बाहर जाना पड़ता है और सारे खाली करके आना पड़ता है। आप सिर्फ घूमने में भी बहुत सारा पैसा लगा देते हो, सोचो काम करने में कितना लगाओगे। आपको बिजनेस करना, आपको भारत में बिजनेस करना है ना, आपके पास में 500 रुपए भी है ना, तो भी आप शुरू कर सकते हो। कहीं पर मैंने छोटी सी सब्जी का रेडी लगा सकते हो, चीजें लगा सकते हो। यहाँ पे बिजनेस करने के लिए आपको बहुत सारे लाइसेंस नहीं चाहिए, बहुत सारी चीजें नहीं चाहिए। व्यापार बंदा शाम को कमा के उठता है, रोटी बना के उठता है कि चलो मेरा ये खाना तो आज का बन गया। तो मैं कितने भी हमारे जो गरीब किसान मजदूर है या फिर रेडी वाले हैं या खोमचे वाले हैं, उन सबसे मैं सुनती हूँ कि मोदी जी का राज बहुत अच्छा है। ड्यू टू दिस कि यहाँ पे हम पेटीएम कर लेते हैं, हमें पेटीएम से भी पैसा आता है, हमें डिजिटल भी सब आ गया, हमारे को सब कुछ सीखने को मिला है और मोदी जी ने देश को तरक्की दी है। माने अभी तक कोई नहीं सीखना चाहते थे तो उनको भी सीखना पड़ेगा कि देखिए नोट कमाना है तो आपको डिजिटल सीखना पड़ेगा। चलिए, रोजगार के अवसर अगर सृजित हो जाते हैं तो यहाँ के युवा विदेश में न भागते? नहीं, देखिए मैं मानती हूँ इस बात को कि विदेश में लोग जा रहे हैं, लेकिन ये भी एक युवा जो कल मोदी जी ने कहा कि भारत के अंदर विश्व का सबसे युवा टैलेंट है, लेकिन युवा टैलेंट तो विदेश में जा रहा है, गांव के गांव खाली हो रहे हैं। नहीं, वो खाली नहीं हो रहे हरीश जी, ऐसा मत बोलो कि खाली हो रहे हैं, लेकिन हाँ लोगों का शौक है कि हम बाहर जाएंगे, ज्यादा पैसा कमाएंगे, हमारे पास में ज्यादा पैसा आएगा, लेकिन उनकी सुविधा कितनी कम हो जाती है। जो जाता है ना कमाने, उससे पूछ के देखो कि वो एक एक वक्त की रोटी बचाता है, पैसा बचाता है, तब जाके वो अपने रिश्तेदारों के पास पैसा भेज पाता है। लेकिन एक बारी उनका अट्रैक्शन है कि मैं बाहर जाऊं, इससे उनका ये भी एक विकास है देश का, ये भी एक तरक्की है। जबकि इतना पढ़ लिख जाएंगे हमारे युवा बच्चे, इतनी पढ़ाई करेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, तो उनको लगेगा कि मेरे को और बेटर कोई अपॉर्चुनिटी कहाँ मिल रही है तो मैं जाऊंगा, या मेरे 4 रिश्तेदार पहले बैठे हैं वो मेरे लिए ये काम कर देंगे। मैं तो बहुत लोगों को अपने जीवन में जाते हुए देखा है, वापस भी आते देखा है, वापस भी चले आए वो कि यहाँ पे सेट नहीं हुआ काम, वहां पे हो गया, यहाँ पे करेंसी डाउन हो गई, यहाँ अप हो गई। बहुत सारे उतार चढ़ाव हमारे युवा देखते हैं, लेकिन वो बहुत कुछ सीखते हैं। मैं तो ये कहती हूँ जरूर अगर आपको मौका मिलता है आप जरूर जाइए विदेश में, जरूर जानिए, बल्कि और फिर घर की सुविधा भी आपको पता चलेगी कि क्या है। जैसे हमारे में कहते हैं जो सुख छज्जू दे चबारे और न बल्क न बुखारे। चलिए कोई नहीं, अब अगले सवाल पे आ जाते हैं। राहुल गांधी जी ने पहले भारत जोड़ो यात्रा की, तो कर्नाटक हासिल कर लिया और वो भी बहुमत से। ठीक है जी। अब उन्होंने कल एक यात्रा किया दिल्ली से अम्बाला तक की, वो भी ट्रक पे, ट्रक में बैठे हैं दिल्ली से लेके, और ट्रक के ड्राइवर थे, उनसे बातचीत की है। अब क्या लगता है उनकी छवि निखर रही है आम लोगों से, आम लोग बिल्कुल निम्न तबके के लोगों से मिल रहे हैं, तो क्या मानते हैं कि राहुल गांधी की राजनीतिक छवि किस तरह का सुधार मानती है, क्या कहिए इस परिप्रेक्ष्य? देखिए ऐसा है कि बड़ा अच्छी बात है कि वो काम कर रहे हैं। अब उनको महसूस हुआ है कि बिना मेहनत कुछ नहीं मिलता दुनिया में, मुझे वर्क करना है। वो घर से निकले हैं, बाहर चले हैं, लोगों में जा रहे हैं, आ रहे हैं। ये हमारे भारत की तो यही रीत है कि आप मिलो जुलो, लोगों को जानो, उनका दुख सुख पहचानो, उनकी क्या जरूरतें हैं वो जानो। ये तो एक राजनेता के लिए बहुत जरूरी है। तो वो जरूरी काम वो अब करने लगे हैं, और काफी अच्छा भारत जोड़ो के बाद से उनका अच्छा जा रहा है। तो मैं ये कहूंगी कि राहुल गांधी की जो छवि है वो निखरी है, पहले से ज्यादा निखरी है। पहले ये लगता था कि नहीं बस इनको नहीं है ज्यादा परवाह, लेकिन अब वो परवाह करने लगे हैं। चलिए, राहुल गांधी के बारे में अच्छा बताया आपने, लेकिन कर्नाटक की जीत के बाद एक असर और हुआ कि अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी कोलकाता की और पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर से मिल रहे हैं, और जो बिहार के नीतीश जी हैं
वो अलग अलग विपक्ष के लोगों से मिल रहे हैं। एक यानी कि उनको लगता है कि अब एक ऐसा विपक्ष तैयार किया जा सकता है जो 2024 के लोकसभा के चुनाव में मोदी का मुकाबला कर सकते। क्या लगता है आपको, विपक्ष एकजुट हो पाएगा? देखिए, सब तैयारी कर रहे हैं, सबको काम करने का हक है। किसी हमारे देश में लोकतंत्र है, लोकतंत्र की सही सी ये है, माने परिभाषा ही यही है कि आप अपना काम करिए, हम अपना करेंगे, सब अपना अपना काम करो। वो भी अपने काम पे जुट गए हैं और कोशिश कर रहे हैं। ट्राई 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 अगेन करते रहिए। ट्राई पहले भी कर रहे थे, कई बार किया। यूपी में मिलके इलेक्शन लड़ा अखिलेश जी ने, इन्होंने, फिर क्या रिजल्ट आया, किसी को भी साथ मिला लिया। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हमारे इसमें हुई है राजनीतिक। हर वक्त एक नया सिस्टम शुरू हो जाता है। मैं कहूंगी कि वो सारे मिल लें, बड़ी अच्छी बात है, मिलके चलो आप। लेकिन मोदी जी का मुकाबला फिर भी नहीं कर पाएंगे, मुझे तो नहीं लगता, और बहुत से लोगों को नहीं लगता। मैं लोगों से भी बात करती हूँ, कहते नहीं, वो तो सामने दीवार पे लिखा है कि मोदी जी आ रहे हैं 24 को। 24 में 100% मोदी जी है। हमारे देश का कार्यभार फिर से संभालेंगे तीसरी बारी। तो माने आप करिए कोशिश और थोड़ा विकास करिए। उसके बाद में क्या मालूम आप और डाउन चले जाओ, क्या मालूम आप थोड़े से अप चले जाओ, लेकिन माने आप केंद्र की प्रधानमंत्री का पद ले सकोगे ऐसा नहीं लगता है अभी तो। चलिए आप हरियाणा में आई हैं जी। मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री हैं, दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। क्या लगता है उनकी कार्यशैली को लेकर कितने नंबर देंगे आप? जी, कितने में से कितने नंबर? 100 में से कितने नंबर आप बताएंगे? अब नंबर क्या का पूछते हो? बस सीधी बात है कि देखिए, वो ईमानदार है, समझदार हैं, जिम्मेवार हैं, देशभक्त है, राष्ट्र के प्रति भक्ति है, प्रदेश के प्रति भक्ति है, उनकी खूबियां अपनी हैं, पारदर्शिता है सरकार में। कोशिश करते हैं हर वक्त ये कि किसी भी तरह से पब्लिक को राजी किया जा सके। हरियाणा की जनता उनसे खुश भी है। ये नहीं कहती है कि कहीं कोई घोटाला, कहीं भ्रष्टाचार, कहीं गड़बड़, नहीं कहती है। बहुत ज्यादा ऐसा कोई बात सुनने में नहीं आती है। नहीं। अगर एक दो आती है तो फौरन एक्शन लेते हैं। आपने ईमानदार बता दिया, लेकिन उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी करनाल के अंदर भ्रष्टाचार के बड़े मामले सामने आ गए। नहीं, एक्शन लेते हैं अगर कोई भ्रष्टाचार का मामला सामने आ जाए। लेकिन उसमें कहीं भी हमारे मुख्यमंत्री का नाम लेने का, माननीय मनोहर लाल जी का कोई नाम नहीं ले सकता है। कोई नहीं ले सकता है कि जी उन्होंने हमसे कोई ऐसी बात कही। क्योंकि देखिए, इतना बड़ा विशाल प्रदेश है, यहाँ कोई और किस्म की कोई बात करता है, लेकिन कहीं उनका डायरेक्ट को कोई हैंड नहीं है किसी तरीके से। वो भ्रष्टाचार को खत्म करने का हर प्रयास करते रहते हैं। अगर हर प्रयास करने के बावजूद भी कुछ विफलता अगर मिलती है तो उसमें इंसान क्या कह सकता है? आप तो कर रहे हो ना, आपकी नीयत तो साफ है। आप तो सच्चाई से ये चाहते हो कि हमारे हरियाणा में बिल्कुल बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी पैसे के, बिना किसी पर्ची के हमारे काम हो। जब वो सब हो रहा है, उनमें से कुछ तो आपको मालूम है कि हो जाते हैं लोग, जैसे गेहूं में गुण या गुदक, कहीं पे आप थोड़ा बहुत तो मिलावट हो जाती है। लेकिन कोशिश कर रहे हैं माननीय मनोहर लाल खट्टर जी की मिलावट नहीं हो, कोशिश उनकी है। 2014 से लेके 2019 तक भी उनको बड़ा ईमानदार मुख्यमंत्री बनाया गया। जब 2019 के विधानसभा के चुनाव आए तो 75 पार का नारा दिया गया, सीटें आई 40। अब 2024 में फिर विधानसभा चुनाव होते हैं, तो आपको क्या लगता है कि हरियाणा में भाजपा किस लेवल पे खड़ी है? देखिए, भाजपा बहुत अच्छे लेवल पे खड़ी है, क्योंकि कोई मुकाबला ही नहीं है। वहाँ तो झगड़ा ही झगड़ा होता रहता है। दूसरे पक्ष में तो हर वक्त ग्रुपिज्म, इसका ग्रुप, उसका ग्रुप, ये लड़ाई, वो लड़ाई। आपने देखा पिछली बारी कि अपनी पार्टी का ही वो कुछ बना ही नहीं पाते कि चलो हम अपनी तो कमेटी बना लें कम से कम। वो इतना भी नहीं कर पाते हरीश जी। तो आप ये खुद सोचो हरीश जी, जो व्यक्ति अपनी पार्टी को ही खड़ा नहीं कर पाते, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल में चेंज नहीं ला पाते, कुछ भी नहीं ला पाते, बस एक व्यक्ति को बना देते, उसके बाद में तुम किसके बंदे हो भैया, तुम किसके हो, तुम उसके हो। जैसा आप कहें, मैं चौधरी भजनलाल जी के साथ काम किया मैंने, तो हमने किस चीज का वो किया ये बताइए कि आप भजनलाल जी के? अरे भैया, हम हरियाणा के हैं, हम भारत देश के हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय है। फिर एक व्यक्ति का ग्रुप लगा के बाकी के सारे ग्रुप आपके खिलाफ। तो मुझे तो कोई ये ग्रुपिज्म जितना अधिक कांग्रेस में है, उसको देखते हुए मुझे कोई नहीं लगता भविष्य में। कांग्रेस तो दावा कर रही है हरियाणा में सरकार, दावा तो पिछली बार भी कर रही थी। पिछली बार तो आपसी लड़ाई में कुछ सीटें गवा बैठे। नहीं, लड़े हुए तो हमेशा रहते हैं। कभी कोई ऐसा समय नहीं आता जिसमें ये लगे सब एक है, ये ऐसा टाइम मैंने नहीं। अच्छा, लड़ेंगे जरूर। उनका ये मतलब फितरत भी है, उनका शौक भी है। लड़ेंगे तो ये मेरा ग्रुप है, अब तुमको आना है तो हमारे ग्रुप में आओ या उस ग्रुप में जाओ। एक आम व्यक्ति का इम्तिहान होता है
एक आम व्यक्तिगत वो कांग्रेस में जाना चाहे तो इस ग्रुप में जाए कि इसमें जाए कि इसमें जाए, फलाने के साथ जाए, पर सीएम तो कोई और बन जाएगा। माने उनकी चर्चाओं को आप सुनिए, वो चर्चा ये करते, देखिए ग्रुप आप कोई भी ज्वाइन करिए, मुख्यमंत्री तो बाद में कोई और ही बन जाएगा। तो इससे बाकी के कार्यकर्ता लोग डरे ही रहते हैं हमेशा कि मैं सिर्फ अपने, अरे आप देश का काम करिए, आप प्रदेश का काम करिए, आपको काम करना है, नहीं ये ग्रुप का मुझे वो बनना है। ये हम लोग पहले तो उनको इतनी समझ थी नहीं, तो नाम बना दिया, ठीक है जी, वो तो हम तो पार्टी का काम कर रहे थे, कोई सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं। लेकिन चौधरी भजन लाल जी इस तरीके की शख्सियत थे कि वो सबको साथ लेके चलते थे। मैं तो उनको देखती थी, बीजेपी भी उनके साथ चलती थी, मैंने वो समय देखा क्योंकि उस समय बीजेपी के 1 या 2 MLA होते थे, तो वो सबको साथ लेके चलते थे। आज मैं उनकी आज भी तारीफ करती हूँ कि रियल वो राजनेता थे और हर तरह से मुझे मान है, मुझे गर्व है, मेरे गुरु रहे हैं, मेरे को उन्होंने सिखाया और सारी बात है, मैंने जो भी देखा है। अभी मैं आपको यही कहूँ स्पष्टता से कि जब हरियाणा में ग्रुपिज्म कांग्रेस में खत्म होएगा उस दिन कांग्रेस सोचेगी कि हम आए। चलिए एक आखिरी सवाल, आप कोई पंजाब के राजपुरा में भावलपुरी एक राष्ट्रीय कार्यक्रम हो रहा है, हाँ जी, जिसमें आज आप भी शामिल होने जा रही हैं। जी, ये किस तरह का क्या प्रोग्राम? ये बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम है। देखो हर कोई चाहता है हमारी बिरादरी, हमारा विरसा, हमारी विरासत वो बिल्कुल अक्षुण्ण रहे, माने उसको हर तरह से मैं संभाल के सहेज के रखूं। जहां से हम आए, हम पैदा हुए, जिस मिट्टी से, जहां हमारे पूर्वज वहां छोड़ के आए 1947 में, उन्होंने कितने कितने दुख सहे, कष्ट सहे। 1947 में जब वो आए, जो हमें अपनी स्टोरी वो लोग सुनाते थे, मतलब उसी टाइम भी आंसू आ जाते कि देखिए कितना मेरे माँ बाप ने इस भारत की भूमि को चूमने के लिए, इस भारतवर्ष में आने के लिए कितने कष्ट सहे और कितने कष्टों में वो शुरू में रहे, बाद में उन्होंने अपनी मेहनत से कमाया। हमारा समाज पुरुषार्थी समाज है, पुरुषार्थ किया, उन्होंने काम किया, मेहनत करी और ये भावलपुरी, मुल्तान के, डेरा गाजी खान के सारे जो भी माने वहां से माइग्रेट होके आए, लाहौर से, बन्नूवाल से, सब लोगों ने मिलके मेहनत करी, अपनी ईमानदारी दिखाई, ईमानदार बने और ईमानदारी से कमाइयां करी। आज बहुत बड़े बड़े पदों पर भी हैं, बहुत बड़े बड़े अमीर हैं, पैसा है, कोठियां हैं, कारें हैं, सब कुछ है उनके पास में। तो उनको ये महसूस होता है कि हम पूरे देश में, जब हमारे को इतना सब कुछ दिया है भारत ने, तो हम इकट्ठे होके एक पूरे देश से आ रहे हैं। मैं हरीश जी आपको बताना चाहती हूँ, पूरे देश के भावलपुरी, माने गुजरात से भी आ रहे हैं, महाराष्ट्र से भी आ रहे हैं, जहां जहां भी भावलपुरी रहता है पूरा देश में फैला हुआ है। तो भावलपुरी समाज उसमें माननीय कुकरेजा जी ये प्रोग्राम कर रहे हैं कि, लेकिन सबका साथ है उनके साथ, माने बहुत से डॉक्टर, एडवोकेट्स सब लगे हुए हैं कि आप भावलपुर समाज के प्रोग्राम को सफल करिए। तो आज मैं राजपुरा जा रही हूँ, तो राजपुरा में शाम को ये कार्यक्रम है अभिनंदन पैलेस में, और मैं यही कहूंगी कि सारी जितनी बिरादरी हैं हमारे देश में, सबको हक है, लोकतंत्र है, सब इकट्ठे होइए, एक होके चलिए, एक साथ सोचिए, एक साथ पहनिए, एक साथ खाइए, एक साथ रहिए और एक दूसरे का भला करिए। तो भावलपुरी वो समाज है जो सबका भला करता है। भावलपुरी में सब कहते हैं जीवे भावलपुरी, भावलपुरी भला करिए आप। और यही कहूंगी कि चौधरी भजन लाल भी भावलपुर से आए थे, जब वो बहुत छोटे से थे वहां पे, और हम लोगों को सबको वो अपने भाषणों में बताते थे कि मैंने बोरियां भी ढोई हैं, मैं कंधे पे रख के बोरी ढोता था, मैंने सारा काम किया है और मैं काम करके ही मैं आगे बढ़ रहा हूँ और मैंने लोगों का भला किया। तो जब मैं भला करता था, भला करते करते भगवान भी आपका भला कर देता है, परमात्मा आपके साथ हो जाता है जब आप दूसरों का भलाई करते हैं। तो ये भला करने वाला समाज है और मुझे बहुत खुशी है, मैं अपना परम सौभाग्य मानती हूँ कि आज मैं उस समाज में जा रही हूँ एक वक्ता के रूप में, और एक माने उन्होंने मुझे बुलाया है, मेरे को इतनी इज्जत दी है, मैं दिल्ली से वहां पे पहुंचूं और वो लोग सब कहते हैं, तो मैं तो उनको यही कहूंगी कि मैं उनका स्वागत करती हूँ, जो देश से पूरे लोग आ रहे हैं भावलपुर के और वो हमारा कर रहे हैं। तो हम लोग एक बिरादरी सब मिलते पियूं, इकट्ठे एक जगह बांधे पियूं। तो मैं ये आखना चाहती हूँ कि बहु ही मेरे को चंगा लगता पे ही गलते होते कि ताको पुरानी यादां ताको याद आवे, ताको लग दे कि तुसा हूं योग फिर पहुंच गए हो, ताको पता चल दे कि तुहाडे माता पिता जी, तुहाडे पूर्वजें जी, दादा दादी, नाना नानी कितने तकलीफ सह के इतना आए हैं और भारत की जो जमीन है उनको चुम्या है और ताकू ही गल दा मौका दिते। मैं तो जनाने को आदि हाँ, अगर अस पाकिस्तान रह वेंदे तो बुरका पाती वेंदे, तुसा ताको ये लभदा क्या, ये आजादी लभदी जो आज साकू आजादी है। आज हम आजाद है, आज हमारे पास सब कुछ है और आप देख रहे हैं कि पास के मुल्क में
क्या वहां का कार्यक्रम है, वहां की क्या स्थिति है, उस स्थिति को देखते हुए हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं कि हम भारत भूमि के नागरिक हैं। भारत के नागरिक होने का हमें गर्व है, हम गौरव करते हैं। धन्यवाद। चलिए, ये थे श्रीमती संध्या बजाज जी। श्रीमती संध्या बजाज जी जो बड़ी बेबाकी से अपना जवाब दे रहे थे आपके प्रश्नों का, और बड़ी वक्ता हैं, बड़ी प्रवक्ता भी हैं, और भाजपा की पूर्व प्रवक्ता भी रही हैं। महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर कितनी चालाकी और चतुराई से इन्होंने जवाब दिया, ये आपने सुना। आपको ये खबर कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगे तो इसको शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। लेकर चले अमर मंथन खबर को अपने संग, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और फॉलो करना ना भूलें। अमर मंथन खबर आपका अपना चैनल।